तो चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाए तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक दो टर्म्स के मिलने से बना है। द फर्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रो एंड द सेकेंड टर्म इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स, तो थोड़ा सा हम इसे लिख सकते हैं, ये दो टर्म्स के मिल करके बना हुआ है, दो टर्म्स के मिलने से बना हुआ है इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है, इलेक्ट्रो जो टर्म है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। किससे लिया गया है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है अभी जस्ट हम बताते हैं और क्यों इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। तो इलेक्ट्रो टर्म इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जिसका मतलब है, जिसका मेन मीनिंग अगर कहा जाए तो है चार्ज। मेन मीनिंग क्या है इसका? चार्ज। ठीक है, चार्ज को दिखाने के लिए इलेक्ट्रो टर्म का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टैटिक। तो स्टैटिक्स मीन्स होता है रुका हुआ। ठीक है, जो रुका हुआ चीज है स्टैटिक्स, स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट या कह सकते हो इन रेस्ट। ठीक है, जो कि रुका हुआ है, दैट इज द स्टैटिक। यानी कि इसमें हम स्टडी करने वाले हैं इन रेस्ट, स्टैटिक मीन्स इन रेस्ट एंड चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज के बारे में। यानी कि जो चार्ज रेस्ट में है उन चार्ज से रिलेटेड जो भी फिनोमेना है, जो भी कहा जाए तो घटनाएं हैं, उन सारी घटनाओं के बारे में बात किया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज। ठीक है, एंड फिनोमेनन रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो सिंपली आप लोग डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? इलेक्ट्रोस्टैटिक को आप डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ physics in which we study about rest charge and phenomena related to it। ठीक है, is called electrostatics। ठीक है, यानी कि फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंदर हम रुके हुए चार्ज, जो चार्ज रेस्ट में है, हमारे रिस्पेक्ट में जो चार्ज रेस्ट में है, उन चार्ज से रिलेटेड फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और उससे जो भी कहा जाए तो जो भी जिस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसका जो भी इफेक्ट है, उन सारे इफेक्ट के बारे में इसमें क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि भैया ये चार्ज क्या है। अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना तो है ही, किसके बारे में? रेस्ट चार्ज के बारे में। अब जिसके बारे में हमको पढ़ना है, उसका जानना, उसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी कि भैया ये है क्या, कहाँ से आया है। ठीक है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि भैया ये चार्ज क्या है। टॉपिक क्या रहेगा कि ये चार्ज क्या है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी मैटर को टोटली डिवाइड किया जाए, अगर काटते जाया जाए एकदम टोटली छोटे से छोटे पार्ट में, तो मान लीजिए पेन आपके पास, अगर पेन को आप कट करते हैं तो छोटा पार्ट, इसका सबसे छोटा पार्ट क्या आएगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट इसका क्या आएगा? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल को अगर छोटा किया जाए तो बनता है एटम। यानी कि देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक पेन है। ठीक है, हमारे पास क्या है? पेन है। आई हैव अ पेन। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपके पास एक क्या आ गया? पेन आ गया। ठीक है, आपके पास ये पेन है। ठीक है, अब इस पेन को अगर इसके सबसे छोटे लेवल पे बात किया जाए तो यह पेन सबसे छोटे लेवल पे किससे बना हुआ होगा? तो मॉलिक्यूल से। किससे बना होगा? मॉलिक्यूल से। ठीक है, मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ रहता है? तो मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना हुआ रहता है? एटम्स से। ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ रहता है? एटम्स से।
अब अगर एटम की हम बात किया जाए, एक एटम की बात किया जाए, एक एटम की अगर बात किया जाए तो एटम के अंदर, ठीक है, एटम के अंदर अगर हम चलते हैं तो हमारे पास मिलता है कि एटम के बीचों बीच में क्या रहता है, एक जगह रहता है, एक स्पेस रहता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो जिसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, क्या घूमते रहता है? तो इलेक्ट्रॉन। क्या घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सबसे पहले जब स्टडी किया गया, यानी कि सबसे पहले हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब स्टडी किया जाए किसी चीज को, अगर आप हम मान लेते हैं कि चलिए एक बड़ा सा गोला है, ठीक है, तो अगर हम उसके अंदर जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है, तो क्या कीजिएगा आप? सबसे पहले सेंटर पे क्या है वो जान जाइएगा, कि ऊपर से आप धीरे धीरे खोदिएगा, यहाँ पे खोदिएगा, फिर खोदते खोदते अंदर जाएगा, पहले इसके बारे में स्टडी हमको पता चलेगा, है ना। तो जब इसको तोड़ा गया तो तोड़ते समय स्टडी किया गया तो पता चला कि इसके बाहर वाले पार्ट में क्या पाए जाते हैं, एक ऐसा पार्टिकल पाया जाता है, ऐसा छोटा सा पार्टिकल पाया जाता है, जिस पार्टिकल पे क्या रहता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी पाया जाता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज चार्ज। ठीक है, किसको खोदा गया? यानी कि एटम को तोड़ा गया, एटम के अंदर जानने की कोशिश की तो पाया गया कि भैया इसमें एक पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, और उस पार्टिकल पे क्या है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, और दैट स्पेशल प्रॉपर्टी इज चार्ज। ठीक है, बाद में पता चला कि यह प्रॉपर्टी प्रोटॉन पे भी रहता है, यह प्रॉपर्टी प्रोटॉन पे भी रहता है, लेकिन उसकी पोलैरिटी थोड़ी अलग रहती है, दोनों एक दूसरे का क्या है, मतलब कि अपोजिंग वाले केस में रहता है, एक इधर जाना चाहता है, इधर भागना चाहता है, अपोज कर रहा है। तो बाद में पता चला कि इस पे जो चार्ज रहता है प्रोटॉन पे वो पॉजिटिव रहता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है वो नेगेटिव रहता है। लेकिन सबसे पहले पता किससे लगा थे? इलेक्ट्रॉन से पता लगा, इसीलिए इलेक्ट्रो टर्म लिया गया उसे। किस क्या टर्म लिया गया? इलेक्ट्रो टर्म लिया गया। तो एटम्स किससे मिलकर बना हुआ रहता है? तो एटम्स मिलकर बना हुआ रहता है आपको किससे? तो इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, यानी कि आउटर मोस्ट, न्यूक्लियस के बाहर रहता है, घूमते हुए रहता है। ठीक है, सबसे पहले पता लगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन से पता चला चार्ज के बारे में, ठीक है, यानी स्पेशल प्रॉपर्टी है चार्ज। तो बाकी तो न्यूट्रॉन पे है नहीं, तो मेनली अब इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं गया, अभी तक इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं गया है, और नहीं प्रोटॉन को तोड़ा गया है। माना जाता है कि ये एक्चुअली एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? एनर्जी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं गया अभी तक, उसके अंदर क्या है पता नहीं है, अनुमान लगाया जा रहा है कि वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी है। ठीक है, जिसे क्वार्क भी कहा जाता है, तो उस पर हम स्टडी भी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही सिर्फ चार्ज पाया जाता है, और किसी बॉडी पे अगर चार्ज डेवलप होता भी है, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल अगर दिया जाता है छोटे वाले क्लास को, तो उसमें बताया जाता है कि भैया कंघी को बाल में अपना रगड़ लो और कागज पे लेके जाओ तो कागज उसके तरफ आने लगता है, तो कहा जाता है कि कंघी पे क्या आ गया? चार्ज आ गया। ठीक है, लेकिन वो चार्ज आ कहाँ से रहा है, किसके कारण आ रहा है? तो याद रखिएगा, किसी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही प्रोड्यूस होता है। रेयर केस में प्रोटॉन के मूवमेंट से चार्ज प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा, रेयर केस में प्रोटॉन के मूवमेंट से चार्ज प्रोड्यूस होता है। बाकी जितने भी जनरल केसेस हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसलिए हमने नोट्स में लिखा भी है, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि भाई ये जैसे कि हमने ले लिया ये ए है और ये बी है, ठीक है, दो बॉडी है, ए है और बी है, और ए के पास किसी तरीके से पहले से मान लीजिए कुछ चार्ज है। ठीक है, अब ए कहेगा कि नहीं भाई हमारे पास चार्ज है, और बी अब इसके संपर्क में अगर आता है और इस पे थोड़ा सा चार्ज चला जाता है, तो कहेगा ए कहेगा कि भैया हमने तुमको चार्ज दिया है, हमारे कारण तुम्हारे ऊपर चार्ज है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया होगा, 20 इलेक्ट्रॉन निकल के ए पे आया होगा, इसी के कारण बी पे चार्ज डेवलप हुआ है। यानी कि चार्ज अगर डेवलप होता है तो उसका बेसिक कॉज, मेन कॉज, फंडामेंटल कॉज क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ठीक है, तो जस्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे तो चार्ज क्या है, चार्ज को आप क्या कहिएगा, तो चार्ज को हम कह सकते हैं इट इज बेसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो कहना है कह लीजिए किसका, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो लिख लीजिए, आप वो लिख सकते हैं चार्ज इज द चार्ज या इट इज द इंट्रिंसिक property of electrons and protons। ठीक है, इंटेंसिक का लीजिए इंटेंसिक और लिख लीजिए फंडामेंटल या बेसिक लिखिए, बेसिक लिखिए, फंडामेंटल लिखिए, जो लिखना है लिखिए। ठीक है, तो क्या हो गया, चार्ज इज या इट इज द इंटेंसिक और basic property of electrons and protons which cannot be isolated from electrons एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बेसिक या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसे उससे आइसोलेट अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अलग करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा, प्रोटॉन नहीं रह जाएगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन तभी तक रहेगा जब तक उस पे चार्ज है, प्रोटॉन तभी तक रहेगा जब तक कि उस पे चार्ज है। जो ही चार्ज को आइसोलेट किया जाएगा या हटाया जाएगा तो प्रोटॉन नहीं रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका हो गया, बेसिक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उससे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन हमने बताया उस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है। ठीक है, तो एक टेबल में आपको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, इसी तरह प्रोटॉन की अगर बात किया जाए, तो उस पर भी चार्ज का अगर अमाउंट देखा जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में ही होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसका पोलरिटी निगेटिव होता है और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसका पोलरिटी पॉजिटिव होता है। ये पोलरिटी क्या टर्म है उसके बारे में जस्ट बताएंगे आपको कि क्या चीज होता है पोलरिटी। ठीक है, यानी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। निगेटिव और पॉजिटिव टर्म को ही पोलरिटी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका क्या इफेक्ट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें एक और चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आप पढ़ ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से चार्ज तो अलग नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको यह जान लेना जरूरी है कि भैया इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है
वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, एसआई के फॉर्म में है, केजी के फॉर्म में। इसी तरह प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, याद रखिएगा मास क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, वो थोड़ी देर के बाद जब क्वेश्चंस करवाएंगे उस समय आपको पता चलेगा। ठीक है, यानी कि चार्ज अगर मूव होगा तो उस समय थोड़ा सा मास भी मूव होगा, क्योंकि मास है इलेक्ट्रॉन पे ना, इसलिए ये जरूरी है कि मास जानना आपको क्या है, जरूरी है। ठीक है, ये आपको मास को बता रहा है और ये बता रहा है किसको, चार्ज को, कितना चार्ज है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी इसका है वो क्या होता है कि चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। ठीक है, चार्ज इज एडिटिव। अब इसका क्या मतलब है, चार्ज इज एडिटिव, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो चार्ज इज एडिटिव का मतलब हुआ कि ये योगात्मक है, यानी कि योगात्मक है कहने का मतलब इसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे कि 5 kg एंड 2 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 5 kg एंड 2 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या जवाब आएगा, कोई जवाब तो आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप बोलिएगा कि केजी में, वजन में, वेट में, मीटर यानी कि लेंथ को हम नहीं ऐड कर सकते, यानी दीज आर नॉट एडिटिव। लेकिन चार्ज इज एडिटिव कहने का मतलब आप चार्ज को, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसे ऐड कर सकते हैं सिंपल वे में, अलजेब्रिकल वे में। कैसे, जैसे कि मान लीजिए किसी पे 5 कूलम चार्ज है, ठीक है, कहीं पे +5 कूलम चार्ज है और दूसरा बॉडी पे -3 कूलम चार्ज है। ए बॉडी है, दूसरा बी बॉडी है, इस पे +5 कूलम चार्ज है, इस पे -3 कूलम चार्ज है। अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों बॉडी को, ए बी को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उस केस में इस पे टोटल चार्ज जो होगा वो +5 और -3 इज इक्वल टू 2 कूलम हो जाएगा, यानी कि दे आर एडिटिव। सिंपली इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो कि सर ये तो घटा रहे हैं, जोड़ थोड़ी ना, ये तो घटा रहे हैं। अरे मूर्ख प्राणी, घटाव भी एक तरह का जोड़ ही है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जोड़ आ गया तो सब कुछ आ गया, जोड़ से घटाव बन गया, घटाव से गुना, जोड़ से ही आपको क्या बनता है, गुना, गुना से पावर, ये सब यानी कि सब जोड़ ही है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन उतना नहीं जानिए, ये कैसे एडिटिव, कैसे देखिए ऐड कैसे हम कर रहे हैं, +5 है, ठीक है, और प्लस इसमें हम ऐड ही कर रहे हैं, कितना ऐड करना है, तो -3 ऐड में करना है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, +5 + -3 यानी कि 2 कूलम। ठीक है, तो कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि चार्ज इज एडिटिव, तो सिंपली आप लोग समझ लीजिए कि चार्ज को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज कैन बी, या चार्ज वैसे लिखा हुआ ही है, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज चार्ज कैन बी एडेड। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख सकते हैं कि अगर ए पे 5 कूलम है, बी पे -3 कूलम है, तो ए और बी दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा हम मिटा दें, चार्ज इज एडिटिव। ठीक है, यानी कि मान लीजिए चार्ज ऑन ए पे जो चार्ज था Q1 मान लेते हैं, और बी पे जो चार्ज है वो ए पे चार्ज है QA, बी पे चार्ज है QB, तो दोनों को सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं QA पे चार्ज कितना था, +5 कूलम, ठीक है, और प्लस QB पे चार्ज कितना था, तो -3 कूलम, और दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो +5 और -3 कितना हो जाएगा, तो +2 कूलम। ठीक है, यानी कि चार्ज को आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल ले तो टोटल जो चार्ज होगा वो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटली आप कर सकते हैं Q1 + Q2
प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट, और इसी को दिखाया जाता है सिग्मा Q से, यानी कि समेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये किसको दिखा रहा है, तो ये बता रहा है कि चार्ज इज एडिटिव। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी ये है चार्ज इज कंजर्व्ड। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, चार्ज इज कंजर्व्ड, तो चार्ज इज कंजर्व करने का मतलब होता है कि चार्ज को खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आम है, आप आम को खा लिए, मैंगो है, मैंगो को आप खा लिए, तो वो तो खत्म हो गया ना, उसका प्रॉपर्टी खत्म हो गया। लेकिन चार्ज को आप खत्म नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और नहीं इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज इज कंजर्व। यानी कि अगर हम किसी बक्से के अंदर ये दो बॉडी है, ए बॉडी और बी बॉडी, दो बॉडी है, और इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज, इसके ऊपर प्लस 3 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर प्लस 2 कूलम चार्ज है, और दोनों को हम रख दिए, यानी कि इसके अंदर टोटल इस सिस्टम के अंदर 2 और 3 यानी कि 5 कूलम चार्ज हमेशा रहेगा। चाहे इस पे कभी 2 आ जाए, कभी इस पे 3 आ जाए, चाहे कभी इस पे 2.5, इस पे भी 2.5 आ जाए। ठीक है, लेकिन ये अपने आप को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर जो कि आइसोलेटेड है, बाहर से नहीं इसमें डाल सकते हैं, नहीं इसमें से ले सकते हैं, उस केस में इसके अंदर जो चार्ज टोटल है वो कंजर्व रहेगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि एलिमिनेट हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा चार्ज इज क्या होता है, कंजर्वेशन लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी कि कह सकते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज neither be created nor be destroyed। ठीक है, it can only transfer। ठीक है, इसे क्या किया जा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से बोल भी सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा कंजर्वेशन लॉ को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। ठीक है, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में आप लोग जानते होइएगा। आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ऑलवेज क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि अभी हमने जो बताया बॉक्स के अंदर जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर आप जितना भी चाहे 5 कूलम रख दिए तो 5 कूलम वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। दिस लॉ को क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी लॉ को क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या चार्ज इज कंजर्व। ये क्या हो गया, चार्ज का प्रॉपर्टी हो गया, इसी को क्या कहा जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका आ जाता है 3rd नंबर प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि याद रखिएगा कभी भी क्वांटाइजेशन लॉ आए यानी कि क्वांटाइज्ड टर्म आए तो समझ जाना है कि वहां पे किसी पैकेट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, पैकेट के बारे में। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब ये हो गया कि चार्ज हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, न कि कंटिन्यूअस फॉर्म में। अगर हम आपको बोलते हैं कि वाटर की बात कर ले, वाटर की बात ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिए। वाटर की बात करते हैं तो 1 बूंद वाटर भी आप दे सकते हैं, 2 बूंद दे सकते हैं, या ऐसा कहिए तो 5 ग्राम। कहीं पे अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो वहाँ पे वाटर की बोतल होती है ना। अगर आप कहिएगा कि 1 लीटर का बोतल है, 1 लीटर का मान लीजिए कि पूरे देश में सिर्फ पानी का 1 ही लीटर का पैकेट बन रहा है,
पानी का 1 ही लीटर का सिर्फ पैकेट बन रहा है और आप बोलेंगे कि नहीं पैकेट को तोड़ करके हमको उसका हाफ दे दीजिए, तो उस केस में वो दुकानदार आपको देने वाला नहीं है। वो जब देगा तो आपको पैकेट के फॉर्म में ही देगा, ठीक है। तो उस केस में वो क्वांटाइज्ड है, वो पैकेट के फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम वाटर को अगर चाहें तो तोड़ के दे भी तो सकते हैं ना, दे सकते हैं, दे नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन हम तोड़ कर दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दे सकते हैं, 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 20 जो भी है उस क्वांटिटी में हम उसको दे सकते हैं, यानी कि वो क्वांटाइज्ड नहीं है, क्वांटाइज किया जा रहा है लेकिन है नहीं। लेकिन चार्ज की अगर बात किया जाए तो चार्ज हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में ही रहेगा, उससे आप न तो कम दे सकते हैं और न ही ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है। और वह पैकेट क्या है, वो कौन सा अमाउंट है जिससे कम हम कभी भी नहीं दे सकते हैं, तो वह अमाउंट है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इस क्वांटिटी से छोटा पैकेट, इस क्वांटिटी से छोटा अमाउंट में चार्ज आप कभी भी किसी को नहीं दे सकते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज क्या होगा, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है कि आप कितना दे दीजिए, इसको हम थोड़ा सा इस कूलम चार्ज को हम ई मान के चलते हैं, ठीक, क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, प्लस माइनस ई, क्या मान लिया हमने, इस क्वांटिटी को ई मान लेते हैं। तो आप किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो या तो 1e या कितना प्रोड्यूस करवा सकते हैं 2e 3e 4e, ठीक है, या आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं -1e -2e -3e -4e, है ना। कभी भी आप 2.5e चार्ज प्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं, आप इस चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि कभी भी इसका हाफ अमाउंट, इसका छोटा अमाउंट आप तो दे ही नहीं सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे दीजिए, उसका 4 गुना 5 गुना 6 पैकेट 7 पैकेट 8 पैकेट दे दीजिए, लेकिन हाफ पैकेट आप कभी नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को कहा जाएगा क्या कहा जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि इसमें अगर रूल लिखना चाहे तो आप लॉ इसमें लिख सकते हैं, और वो क्या होना चाहिए, तो चार्ज, जो चार्ज होगा वो चार्ज किसके फॉर्म में रहेगा, तो हमेशा प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में रहेगा, किसके फॉर्म में रहेगा, प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में रहेगा, जहाँ एन आपका क्या है, तो एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। वो आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, डॉट, ठीक है। तो अभी हमने देखा चार्ज के 3 प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। बहुत सारे प्रॉपर्टी जो होते हैं, लेकिन 3 आपका बेसिक प्रॉपर्टी है, उसी बेसिक प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आपको क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या जो चार्ज एक दे देगा, चार्ज दे देगा, क्वांटिटी देगा, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, क्वेश्चन रहता है, हमेशा पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ज पॉसिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो याद रखिएगा जो भी चार्ज है वो चार्ज में क्या करना है, 1.6 × 10⁻⁻90 से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे अगर आपको इंटीजर टर्म आ रहा है, क्या टर्म आ रहा है, अगर आपको इंटीजर मिल रहा है, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो क्या है, चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज वो चार्ज पॉसिबल नहीं, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम सीखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following charge is possible? Charges are possible, ठीक है। अगर फर्स्ट में दे देता है आपको चार्ज समथिंग 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, सेकेंड में दे देता है 6.4 इंटू 10⁻30 कूलम, थर्ड में दे देता है आपको 6.4 इंटू 10⁻18 कूलम, फोर्थ में दे रहा है आपको 3.2 माइनस इंटू 10⁻18 कूलम, ठीक है। और भी दे रहा है 5 में -2.2 इंटू 10⁻18 कूलम, ठीक है। अब बताना है कौन कौन चार्ज पॉसिबल है। तो सिंपली क्या करना है, हम बता दिया आपको कि किसी चार्ज में क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या आना चाहिए, तो इंटीजर आना चाहिए, तो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फर्स्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वाले में अगर हम डिवाइड करते हैं किससे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से, तो आप देखते हैं कि कूलम से कूलम तुम्हारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1.6 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 16 चुका 64 4 आ गया, और इंटू 10⁻20 पहले से और -90 नीचे से जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो +90 यानी कि -1 हो गया। -1 का मतलब क्या हो गया, -1 का मतलब क्या हो गया, 1/10 नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हो गया फिर से। तो 10 से अगर 4 में हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 0.4। तो क्या ये 0.4 एक इंटीजर है, तो इंटीजर नहीं है, मतलब कि चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा अगर देखते हैं 6.4 इंटू 10⁻30 कूलम, अगर इसमें आप डिवाइड करते हैं 10⁻30 कूलम वाले में अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए फिर से 16 चौका 64 4 तो फिर से आ रहा है, लेकिन 10⁻90 है +90 हो गया, -30 में +90 करेंगे तो -11 बच जाएगा, फिर पावर माइनस में, यानी कि 4 अपॉन हो जाएगा 10⁻, नीचे लेके जाएंगे तो +11, यानी कि 4 में 1 पे कितना 0, 11 जीरो से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डॉट डॉट डॉट, यानी कि 0.0.00000 कितना जाएगा, आगे जाकर के क्या मिलेगा 4, जो कि एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं मतलब कि ये भी चार्ज पॉसिबल होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर इस दोनों को ध्यान से हम देखते हैं तो पावर यानी कि 90 से जितना आगे जाएगा वो सारे के सारे चार्ज पॉसिबल नहीं होंगे। क्या है इसका मैटर, थोड़ा और हम क्वेश्चन करेंगे, उससे और हम सीखने को हमको मिलेगा। अगर हम अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर में अगर हम बात करें 6.4 और डिवाइड 1.6 से करना है, और पावर में क्या करना है, सिर्फ 90 प्लस करते चलना है, बस ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, आप हम सीख रहे हैं, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं तो उस केस में एक क्विक ऑटोमेटिकली रास्ता आपको मिलते जाता है, दैट इज द ट्रिक, ठीक है। अब देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको इस टर्म में सिर्फ डिवाइड करना है, आगे वाले टर्म में सिर्फ 19 प्लस करना है, पावर में क्या करना है 19 प्लस करते चलना है। तो -18 में अगर आप 19 प्लस कीजिएगा तो क्या बनने वाला है, 1 आने वाला है। अब देखिए इसको काटिएगा तो 4 आने वाला है, और 10⁻1 यानी कि 10 से इसमें मल्टीप्लाई यानी कि हो गया कितना 40, और 40 क्या इंटीजर है, तो हाँ एक इंटीजर है, इसका मतलब यह चार्ज आपका क्या है, पॉसिबल है। अब और आगे अगर बढ़ते हैं तो हम और क्विकली अब चलेंगे, अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। देखिए माइनस है तो माइनस टर्म आ गया, 3.2 में अगर 1.6 से डिवाइड करते तो 16 दूना 32 यानी कि -2 आने वाला है, हो गया, और इनटू 10⁻−18 प्लस 19 इसमें फिर से करेंगे, प्लस क्या करेंगे 19, प्लस 19 जो ही करेंगे तो फिर से पावर क्या आने वाला है 1, और पावर 1 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई यानी कि -20, और -20 इंटीजर है तो हाँ -20 इंटीजर है, ठीक है। तो -20 क्या हो गया आपका, इंटीजर हो गया, तो ये भी चार्ज क्या है आपका, पॉसिबल है।
अगर हम देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे, तो ये कितना है -2.2, तो माइनस का तो माइनस आ जाएगा। अगर 2.2 में 1.6 से डिवाइड करते हैं, 2.2 में अगर हम डिवाइड करते हैं 1.6 से, पहले डेसिमल को हटा देते हैं, तो 16 से 1 से लगेगा, 1 पॉइंट आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 6 पे आ गया आपका 0, 16 से काटते हैं तो 16×48.3 है ना, ये आ जाएगा 12 नीचे, इस पे आ गया 0, 16×7 से यानी कि 7 हटाएंगे तो 8 पे 0 आ जाएगा, 16×5 यानी कि 1.375 और इनटू, अब इस -18 में क्या करना है +90, जो 90 प्लस करोगे क्या आ जाएगा 10⁻1, अब 10⁻1 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा -1, डेसिमल आगे चला जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 13.75, ठीक है। और क्या ये एक इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम इन सारे जो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया उस क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं, तो अब हमें लग रहा है कि क्या आने वाला है हमारे पास ट्रिक। वो ट्रिक क्या है आप खुद गौर कर सकते हैं कि अगर किसी भी चार्ज को